गांव के किनारे एक शांत इलाका था। मिट्टी की संकरी गलियां, कच्चे मकान और दूर तक फैली हुई धान की हरी भरी खेतें। इन्हीं खेतों के पास एक कच्ची झोपड़ी थी। ये झोपड़ी किरण का घर था। किरण के परिवार की हालत बेहद खराब थी। पिता महीनों से बीमार पड़े थे। माँ गांव के बड़े घरों में बर्तन साफ करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर का चूल्हा ठीक से जल सके। किरण अपने छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई आसमान को देख रही थी। तारों की रोशनी उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लाती थी, लेकिन अगले ही पल वो अपने हालात को याद करके उदास हो जाती। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे गांव के ऊपर अपनी किरणें फैला रहा था। झोपड़ी के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अंदर माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियाँ जला रही थी। किरण, उठ जा बेटा, स्कूल का समय हो गया है। किरण ने आंखें खोली। वो जानती थी कि हर दिन स्कूल जाना उसके लिए एक नई चुनौती थी। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो हर दिन खुद को स्कूल जाने के लिए तैयार करती। हाँ माँ, मैं उठ गई हूँ। जब किरण किचन में आई तो उसने देखा कि उसकी माँ चूल्हे पर सिर्फ एक ही रोटी बना रही थी। पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे, जिनकी तबीयत महीनों से खराब थी और उनके इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। माँ, क्या बापू की दवा खत्म हो गई है? हाँ बिटिया, लेकिन चिंता मत कर, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। तू रोटी खा और स्कूल जा। किरण ने चूल्हे के पास बैठकर आधी रोटी खाई और ठंडे पानी के साथ गले से नीचे उतारा। उसने अपनी फटी हुई यूनिफॉर्म पहनी, जो कई बार सिली गई थी। उसके जूते भी जगह जगह से टूट चुके थे, जिन्हें उसने बार बार जोड़ने की कोशिश की थी। स्कूल का रास्ता गांव के बीच से होकर जाता था। वहाँ कई बच्चे साइकिल पर या नए कपड़े पहने चल रहे थे। किरण का फटा हुआ जूता हर कदम पर चुभता था। तभी रास्ते में शालिनी और उसकी सहेलियाँ उसे देखकर रुक गईं। अरे किरण, तेरे जूते तो मेरी गुड़िया के सैंडल से भी छोटे लगते हैं। क्यों नहीं फेंक देती इसे? और ये कपड़े जैसे कोई पुराने थैले से बने हो। किरण, तेरे घर में साबुन नहीं है क्या? किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हमेशा की तरह चुपचाप चलती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। सरकारी स्कूल की कक्षा थी। दीवारों पर पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था और खिड़कियों में कांच नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। किरण ने अपनी सीट पर बैठते हुए अपनी पुरानी किताब निकाली। उसके पन्ने जगह जगह से फटे हुए थे। ये सवाल हल करो। सब लोग कॉपी में लिखना शुरू करो। किरण ने अपनी आधी भरी हुई कॉपी निकाली और टूटी पेंसिल से लिखने लगी। अरे देखो तो, किरण की पेंसिल कितनी छोटी है। लगता है इसे जमीन से उठा कर लाई होगी। और ये कॉपी जैसे इसे कबाड़ से उठा कर लाई हो। किरण ने उनकी बातें सुनी, लेकिन अनसुना कर दिया। उसने अपना पूरा ध्यान सवाल हल करने में लगाया। लंच ब्रेक का समय हो गया। सभी बच्चे अपनी अपनी टिफिन लेकर बाहर मैदान में जा रहे थे। शालिनी और उसकी सहेलियाँ चमचमाते टिफिन बॉक्स में अलग अलग तरह के खाने खा रही थी। किरण ने अपने बैग से कपड़े में लिपटी हुई सूखी रोटी निकाली। वो सबसे अलग एक कोने में जाकर बैठ गई। अरे देखो तो, किरण के पास आज भी सिर्फ सूखी रोटी ही है। क्यों किरण, तुम्हारी माँ खाना बनाना भूल गई है क्या? या शायद तुम्हारे घर में सब्जी होती ही नहीं है। किरण की आंखें भर आईं। वो रोटी खाने का मन छोड़कर वापस अपनी क्लासरूम में चली गई। शाम को किरण अपने घर पहुंची। उसने माँ को पूरे दिन का किस्सा बताया। माँ,
माँ, सब मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और नई किताबें क्यों नहीं है माँ? बिटिया, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे, मेहनत कर। एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग तुझे सलाम करेंगे। अगले दिन स्कूल में स्वतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई। शिक्षक ने घोषणा की कि इस बार स्वतंत्र दिवस पर सभी बच्चों को तिरंगे के रंगों की पोशाक पहनकर नाटक में भाग लेना होगा। किरण का दिल जोश से भर गया। उसे लगा, अगर मैं तिरंगे वाला लहंगा पहनूं तो शायद बच्चे मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दें। लेकिन उसने तुरंत अपनी गरीबी को याद किया। फिर छुट्टी के बाद किरण ने गांव के दर्जी सलीम चाचा से जाकर बात की। चाचा, क्या आप मेरे लिए तिरंगे का लहंगा बना सकते हैं? बिटिया, मैं बना तो दूंगा, लेकिन तू पैसे कैसे देगी? ये सुनकर किरण चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सलीम चाचा ने उसकी हालत देखी। उन्होंने रात भर सोचा और अपने पुराने कपड़ों के थैले से हरे, सफेद और केसरिया रंग के कपड़े निकाले। सलीम चाचा ने अपने पास रखे पुराने कपड़ों से एक खूबसूरत तिरंगा लहंगा तैयार किया। जब उन्होंने वो लहंगा किरण को दिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह चाचा, आपने मेरा सपना सच कर दिया। बिटिया, तेरा सपना बड़ा है, इसे कभी मत छोड़ना। स्वतंत्र दिवस के दिन किरण ने वो सुंदर सा तिरंगा लहंगा पहन लिया और अपने स्कूल में पहुंच गई। सभी बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो तिरंगे वाला लहंगा पहन कर आई है। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। किरण, तेरा लहंगा सबसे अच्छा है। किरण के चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व की चमक थी। किरण ने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया। वो जान गई थी कि गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती अगर मेहनत और हिम्मत हो। बेटिया, आज तूने साबित कर दिया कि गरीब भी बड़े सपने देख सकते हैं। माँ, मैं पढ़ाई करूँगी और एक दिन बड़ा नाम कमाऊंगी। फिर कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। सपने गरीब और अमीर में फर्क नहीं करते, वो सिर्फ मेहनत और विश्वास पर निर्भर करते हैं। हे अपर्णा, ये सीट हमारी है, उठो और पीछे जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मैं पहले आई हूँ, इसलिए ये सीट मेरी है। तुम जैसे लोग तो हमेशा पीछे बैठती हैं, क्योंकि तुम गरीब हो, काली कलूटी कहीं की। महक और खुशी जबरदस्ती अपर्णा को धक्का मारकर गिरा देती है और उसका बैग भी नीचे गिरा देती है। अपर्णा चुपचाप अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी क्लास टीचर वहाँ पर आती है। बच्चों, 15 अगस्त को हम एक एनुअल फंक्शन कर रही हैं। सभी को तिरंगे के रंग में तैयार होकर आना है। अपनी ड्रेस की तैयारी कर लो। जी मैम। टीचर के जाने के बाद बच्चे खुशी से आपस में बातें करने लगते हैं। मैं तो एक खास तिरंगा लहंगा पहनने वाली हूँ। मेरी मम्मी ने डिजाइनर से बनवाया है। मैंने भी नई साड़ी ली है। तुम क्या पहनने वाली हो अपर्णा? खुशी फिर से बीच में बोल पड़ती है। अपर्णा क्या ही तिरंगा ड्रेस पहनेगी? उसकी मम्मी तो मुश्किलों से उसे यूनिफॉर्म दिला पाती है। और ये भी तो देखो, इस पर कोई ड्रेस जचेगी भी? काली सी है, जैसे कोई कोयला। काली कलूटी, ऊपर से गरीब। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अपर्णा चुपचाप सब सहती है। स्कूल खत्म होने पर वो उदास होकर अपने घर आती है। उसकी माँ साधना, जो सिलाई कर रही थी, उसे उदास देख उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो?
अपर्णा रोते हुए अपनी माँ को सब बताती है। माँ, क्लास के सब लोग मुझ पर हंसती हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरा रंग काला है और मैं गरीब हूँ और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। और माँ, टीचर ने कहा है 15 अगस्त को सब नई ड्रेस पहनेंगे, पर माँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छी ड्रेस ना ही अच्छे कपड़े। साधना की आंखें भर आती हैं और वो अपनी गरीबी पर बहुत पछताती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को दिलासा देती है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरे दिन साधना अपने ग्राहक के घर कपड़े देने जाती है। रमा बहन जी, मेरी बेटी के स्कूल में 15 अगस्त को एक बड़ा फंक्शन हो रहा है। मेरी बेटी को तिरंगे वाली ड्रेस चाहिए, पर मेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। आप मुझे कुछ एडवांस दे सकती हैं क्या? साधना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। साधना निराश होकर वापस घर लौटती है। घर आते ही अपर्णा फिर पूछती है, माँ, अब तो 15 अगस्त बस 2 दिन दूर है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्या मैं ऐसे ही जाऊंगी? साधना अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपनी बेटी को गले लगाती है। नहीं बेटा, तू उदास मत हो, मैं कुछ करूँगी, मुझे बस थोड़ा सा समय और चाहिए। उस रात साधना सोई नहीं, बल्कि ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही और कुछ सोचने की कोशिश करती है कि अचानक उसकी नजर घर के एक कोने में रखे पुराने सफेद कपड़े पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और सोचने लगती है, इससे तिरंगे की ड्रेस बन सकती है, मैं इसे रंग लगाकर सजा दूंगी, शायद ये ही एक रास्ता है। वो अगले दिन जंगल से रंग लाने निकल पड़ती है। नारंगी और हरे रंग के फूलों को चुनती है, पत्तियों से वो हरा रंग बनाती है, फिर वो सफेद कपड़े को उन रंगों से रंगती है और रात भर मेहनत करके अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत तिरंगा लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। 15 अगस्त की सुबह साधना लहंगा लेकर अपर्णा के पास जाती है। अपर्णा, ये देख, मैंने तेरे लिए तिरंगा लहंगा बना दिया है, इसे पहनकर देख कैसा लग रहा है। अपर्णा खुशी खुशी लहंगा पहनती है। लहंगा पहनते ही वो खुद को आईने में देखती है और उसकी आँखें चमक उठती हैं। माँ, ये तो बहुत सुंदर है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पास ऐसा लहंगा होगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। जैसे ही अपर्णा लहंगा पहनती है, उसमें एक जादुई चमक आ जाती है। उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान अब उसके चेहरे पर दिखने लगती है। स्कूल में अपर्णा जब लहंगा पहनकर पहुंचती है, तो सबकी नजरें उसी पर ठहर जाती हैं। ये क्या? ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। हाँ, इतनी प्यारी कैसे लग रही है ये? अपर्णा का आत्मविश्वास अब और भी बढ़ गया था। वो स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस देती है। उसकी ड्रेस, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास सभी को प्रभावित करता है। आखिर में उसे बेस्ट डांसर का अवार्ड मिलता है। घर लौटते ही अपर्णा खुश होकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मुझे बेस्ट डांसर का प्राइज मिला है। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। कोई भी अब मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था। सब मेरे लहंगे को देखकर हैरान थे। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। मुझे पता था बेटा, जब इंसान में आत्मविश्वास हो तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये तिरंगा लहंगा सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये तेरा हौसला है। अब साधना को इस तरह के लहंगे सिलने के बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं, जिसे वो पूरे जी जान से पूरा करती है। फिर उनकी जिंदगी में काफी बदलाव होती हैं।
साधना और अपर्णा दोनों समझ गई थीं कि असली खूबसूरती और ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। दोनों माँ बेटी की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। गरीबी तो थी, लेकिन अब उनके पास हिम्मत और हौसला भी था, जिससे वो हर मुश्किल को पार कर सके। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े घने जंगल से, जहाँ पर हर तरह के जानवर और परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। वैसे तो उस जंगल में हमेशा चिड़ियों के चहकने की आवाजें आया करती थीं, लेकिन एक दिन वहाँ कुछ अजीब आवाजें आईं। वहाँ 5 लड़कियाँ बैठकर जोर जोर से रो रही थीं। वो 5 बहनें थीं और उनका नाम था प्रिया, रिया, सिया, लिया और मीरा। तभी कुछ इच्छाधारी नागिन बहनें वहीं जंगल में ही घूम रही थीं, लेकिन तभी उनकी नजर उन 5 बहनों के ऊपर पड़ जाती है। अरे वो देखो, वहाँ पर 5 लड़कियाँ बैठकर रो रही हैं। कहीं वहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो? आखिर ये 5 इस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हैं? चलो चलकर उनसे पूछते हैं। फिर वो दोनों नागिन बहनें उन 5 बहनों के पास पहुँच जाती है और उनसे जाकर कहती हैं, अरे तुम 5 कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? तुम हमें बता सकती हो, हम दोनों नागिन बहनें हैं। क्या नागिन जी, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, हमने आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज। अरे तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमें अपनी परेशानी बताओ। हमारी सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती है, ऊपर से हमसे दिन भर खेतों में मजदूरी भी करवाती है। इतना ही नहीं, वो हमें रोज आधा पेट खाना देती है। हम तीनों अपनी जिंदगी से तंग आ गई हैं, इसलिए हमने आत्महत्या करने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनकर दोनों नागिनों को उन पर बहुत तरस आता है। देखो, आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है, तुम 5 चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो हमारे साथ। उसके बाद दोनों नागिन बहनें उन 5 बहनों को अपनी गुफा में ले जाती हैं और गुफा में आकर उनसे कहती हैं, इस गुफा में हम जादुई स्कूल चलाते हैं। हम दोनों बहनें नागिनों को तरह तरह के जादुई खाने बनाने का हुनर सिखाते हैं, लेकिन आजकल स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसीलिए आज से हम तुम 5 को जादुई खाना बनाने का हुनर सिखाएंगे। ये सुनकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद एक नागिन बहन कपड़े में ढकी जादुई मणि को बाहर निकालकर उस टेबल पर रख देती है और अगले ही पल उस मणि के अंदर से बहुत बड़ा जादुई बर्तन बाहर निकलकर आ जाता है। फिर वो नागिन बहनें 5 बहनों को जादुई खाना बनाना सिखाने लगती हैं और वो 5 बहनें ध्यान से खाना बनाना सीखने लगती हैं। फिर क्लास खत्म करके वो 5 वापस अपने घर के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें पहले सुबह उठकर घर के सारे काम पूरे करती हैं। फिर खेत में भी जाकर सारा काम खत्म होने के बाद वो 5 नागिनों के स्कूल में जाकर खाना बनाना सीखने लगती हैं। धीरे धीरे वो 5 बहनें जादुई खाना बनाने में माहिर हो जाती हैं। उनकी इतनी मेहनत और लगन देखकर दोनों नागिन बहनें बहुत खुश थीं और स्कूल के आखिरी दिन वो उन 5 से कहती हैं, अब तुम तीनों जादुई खाना बनाना सीख गई हो, अब से तुम्हें खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों एक ढाबा खोलकर वहाँ पर जादुई खाना बेचना शुरू कर दो। उसके बाद वो नागिन बहनें अपने जादू से उन 5 बहनों के पुराने कपड़े बदलकर उन्हें 5 जादुई लहंगे पहना देती हैं। इतने सुंदर लहंगे देखकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। देखो, ये लहंगे आम लहंगे नहीं हैं, ये नागिनों के जादुई लहंगे हैं। इनसे तुम 5 जितने चाहो उतने पैसे मांग सकती हो।
अब तुम पांचों जाओ और पूरे गांव में अपने खाने की धूम मचा दो। फिर वो पांचों बहनें उन नागिन बहनों का शुक्रिया अदा करती हैं। उसके बाद पांचों बहनें जादुई लहंगा पहनकर अपने घर वापस चली जाती हैं। लेकिन जब वो घर पर आती हैं, तो सामने उनकी सौतेली माँ गुस्से में खड़ी होती है। उनकी सौतेली माँ बहुत ही लालची और कामचोर थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो मोटी सांड हो गई थी। माँ, आज से हम पांचों खेतों में काम करने नहीं जाएंगे। हमने अपना ढाबा खोलने का फैसला किया है। ये क्या बकवास कर रही हो? अचानक तुम्हारे सर पर ये ढाबा खोलने का भूत कहाँ से सवार हो गया? और ढाबा खोलने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, आज से हम तीनों तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुमने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। अब हम तीनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे। अब तुम यहाँ अकेले रहो और अपने सारे काम खुद ही करो। ये सुनकर उनकी सौतेली माँ उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम पांचों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। ठहरो, अभी बताती हूँ तुम पांचों को। उसके बाद उर्मिला एक मोटा डंडा उठाकर पांचों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो पांचों बहनें अपनी आंखें बंद करके जादुई मंत्र पढ़ती हैं और वहाँ पर ढेर सारा मिर्ची का पाउडर प्रकट कर देती हैं। उसके बाद वो पांचों सारा मिर्च का पाउडर उठाकर उर्मिला के ऊपर डाल देती हैं। अरे ये क्या किया तुम पांचों ने? मेरे पूरे शरीर में मिर्ची लग रही है। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह उर्मिला जोर जोर से रोने लगती है। ये देख उन पांचों बहनों को बहुत खुशी होती है। फिर वो पांचों बहनें वो घर छोड़कर चली जाती हैं और एक पार्क में जाकर अपने जादुई लहंगे से ढेर सारा पैसा मांगती है। और फिर उन पैसों से वो पांचों सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ जादुई खाना बेचना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना शुरू कर देते हैं और उनका ढाबा चल पड़ता है, जिससे वो पांचों बहनें खूब सारे पैसे कमाने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन पांचों बहनों की तरक्की देखकर उनकी सौतेली माँ उर्मिला जल भूनकर राख हो जाती है। जब से इन पांचों ने घर छोड़ा है, तब से मेरे खाने के लाले पड़ गए हैं और मैं भूखी मर रही हूँ। और यहाँ ये पांचों मजे से पैसे कमा रही हैं। मैं इन पांचों को तो नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद उर्मिला उन पांचों बहनों को मारने का प्लान बनाती है और एक काली अंधेरी रात में जब वो पांचों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, तभी उर्मिला चुपके से उनके कमरे में घुस जाती है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक से पांचों बहनों की नींद खुल जाती है। ये देख उर्मिला उन पांचों के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देती है और अगले ही पल पांचों बहनें बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। तभी उर्मिला की नजर उनकी बड़ी सी तिजोरी पर पड़ती है। अच्छा, तो इन पांचों ने इतनी बड़ी तिजोरी खरीद रखी है। अब इन पांचों को मारने के बाद इस तिजोरी की मालकिन मैं बन जाऊंगी। उसके बाद उर्मिला उन पांचों बहनों को एक मोटी सी रस्सी से बांध देती है और कहती है, अब सबसे पहले मैं इन पांचों का गला काट दूंगी, फिर इन पांचों की लाश को लेकर नदी में फेंक दूंगी। इस तरह इन पांचों के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो ऐसा सोच ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ अचानक से दोनों इच्छाधारी नागिन बहनें आ जाती हैं। इससे पहले कि उर्मिला कुछ समझ पाती, एक नागिन उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। जालिम औरत, तू क्या समझती है कि तू इन पांचों को मारकर इनका सारा पैसा ऐसे ही ले लेगी? हाँ,
अरे मोटी भैंस कहीं की, खा खा के हाथी बन गई है। अब तो क्या करेगी जीकर, तू तो बहुत टेस्टी लग रही है। चलो आज हमारी पार्टी हो जाएगी। फिर अगले ही पल दूसरी नागिन अपने नुकीले दांतों से उर्मिला पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो दोनों नागिन बहनें मिलकर उर्मिला को मार कर खा जाती हैं। इस तरह दुष्ट उर्मिला को उसके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से उन पांचों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो पांचों ढाबा चलाते हुए बहुत अमीर हो जाती हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।